हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास टेंथ के चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्लास टेंथ में साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज से हम इसे स्टार्ट करते हैं। अपने एक्सप्लोरिंग साइंस चैनल पर हम डेली क्लास टेंथ का सिलेबस कवर करेंगे और साइंटिफिक साइंस मैगजीन चैनल पर हम क्लास 11th और 12th का टॉपिक कवर करेंगे। तो क्लास टेंथ का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमें ये देखना है कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है। कहें व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केमिकल चेंज कैसे क्या होता है, केमिकल चेंज किसे कहते हैं या केमिकल चेंज क्या होता है। अगर वो हम जान जाएंगे तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर में होता क्या है। तो बहुत सारे केसेस हैं, मैंने इसमें नोट डाउन किया है, तो उन सारे केसेस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑकरिंग इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली रूटीन लाइफ में ये सारे प्रोसेसेस जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो केमिकल या फिजिकल चेंज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा है इवापोरेशन ऑफ वाटर, तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चौथा है रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स सच एज तावा और पैन और नेल्स एक्सेट्रा, पांचवा है सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, छठवां है बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। तो हमें ये बताना है इन छहों में से कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। तो जो फिजिकल चेंज होगा वो फिजिकल चेंज होगा वो आउटवर्ड यानी छोटा बड़ा या मोटा पतला या फिर ब्रेक कर जाएगा। फिजिकली वो होगा, जो भी चेंज होगा उसमें वो फिजिकली चेंज होगा। और केमिकल चेंज में चेंज होगा वो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। तो देख लेते हैं कि पहले से छठवें तक कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो फिजिकल हैं और कौन कौन से चेंज ऐसे हैं जो केमिकल हैं। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में केमिकल फार्मूला होता है, आइस का केमिकल फार्मूला होता है H2O। जो आइस है या बर्फ़ है वो भी तो H2O ही है, H2O है तो वो भी H2O। और जब मेल्ट करेगा आइस तो क्या बनेगा, वाटर। तो अभी भी H2O है, यानी आइस था तब भी वो H2O ही के रूप में था केमिकली, और जब वाटर में बन गया तब भी वो H2O ही है। तो जब दोनों केस में H2 ही है तो केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ, क्या न्यू सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हुआ या न्यू केमिकल कोई ऑब्टेन नहीं हुआ। मतलब आइस को मेल्ट करने में वाटर था आइस, और आइस मेल्ट किया तो वाटर बन गया यानी H2O बन गया। आइस भी H2O था और वाटर भी H2O है, तो दोनों में कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ये केमिकल प्रोडक्ट एक नया फॉर्म नहीं हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो क्या है ये फिजिकल चेंज है, या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज ना होकर फिजिकल चेंज है। दूसरा है इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर वेपर आते हैं तो उसमें भी वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में और वाटर जो है वेपर फॉर्म में रहते हैं। तो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में है H2O, और जब लिक्विड है तो H2O लिक्विड फॉर्म में है। जब वेपर है तो H2O वेपर फॉर्म में है, और जब लिक्विड है तो H2O लिक्विड के फॉर्म में है। तो वेपराइजेशन में भी कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रोसेस बदल रहे हैं। जैसे लिक्विड से वो गैस बदल गया लेकिन केमिकली H2O ही है वो। जैसे वाटर है, वाटर H2O है तो वेपर भी H2O है, तो केमिकली H2O ही हो, भले वो वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो वो प्रोसेस हो गया वेपरेशन का। और तीसरा है डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी में शुगर को डिजॉल्व करें, चीनी सॉरी आई स्पीड राउंड, अगर हम पानी में चीनी को डिजॉल्व करें या पानी में हम चीनी को डिजॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। तो शुगर जब पानी में जाएगा तो घुल जाता है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, शुगर है और वाटर है। शुगर और वाटर दोनों अलग अलग हैं और शुगर डिजॉल्व हो गया यानी नीचे बैठ गया है या डिजॉल्व कर लिया है, डिजॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी शुगर डिजॉल्व हो गया है। तो जब डिजॉल्व हुआ है शुगर, तो जब शुगर डिजॉल्व हुआ है तो उस प्रोसेस में क्या हुआ कि शुगर और वाटर दोनों अपने 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 एक्सिस्टेंस में हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। शुगर जैसे पहले था वैसे अब भी है, वाटर जैसे था वैसे अब भी है। रिएक्शन के बाद भी शुगर अलग है, वाटर अलग है, दोनों में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, या दोनों मिलकर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, सिर्फ पानी में चीनी घुल गया। तो ये भी रिजोल्यूशन ऑफ शुगर वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। अगला केस है चौथा, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स सच एज तावा और पैन और नेल्स एक्सेट्रा। रस्टिंग रस्टिंग में क्या होता है कि रस्टिंग में ऑक्सीजन की एक लेयर ऊपर बन जाती है, या उसको एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में आते ही एक लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं रस्टिंग। तो जो आयरन होता है वो रस्टिंग के बाद क्या हो जाता है, FeO, Fe3O4, नाइट्रिक ऑक्साइड, Fe2O3, मतलब उसके केमिकल में चेंज आता है। जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें वो अपने केमिकली चेंज हो जाता है, FeO हो जाता है, फिर उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है आयरन पर, तो FeO, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। नया प्रोडक्ट फॉर्म होने के कारण जो आयरन है कि रस्टिंग है वो केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जो रस्टिंग होती है उसमें आयरन में आउटसाइड के प्रेजेंस में रहते हुए एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो वो लेयर केमिकली होती है। तो ऑक्सीजन की लेयर होगी या कार्बोनेट की लेयर होगी, मतलब कुछ भी लेयर हो सकती है, वो केमिकली
तो केमिकली जो लेयर बन जाती है तो एक नया केमिकल सब्सटेंस बन जाता है आयरन पे। अगर आयरन पे कोई एक नया सब्सटेंस केमिकली आके जुड़ गया तो एक नया केमिकल प्रोडक्ट बन गया। तो जब एक नया केमिकल प्रोडक्ट बन गया तो क्या होगा, केमिकल चेंज के आयरन पे ऑक्सीजन की लेयर आ गई, यानी Fe+O हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। अब आयरन ऑक्साइड एक नया केमिकल प्रोडक्ट है, इसलिए केमिकल चेंज हो गया। अब पांचवा है सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर। हमने बहुत बार देखा होगा कि गर्मियों में जो दूध होते हैं, अगर बहुत देर तक अगर एटमॉस्फेयर के खुले एटमॉस्फेयर के कंटेंट में रखें तो वो खट्टे हो जाते हैं और पीने योग्य नहीं रहते हैं। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क होता क्या है? सॉरिंग ऑफ मिल्क बेसिकली होता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन ये होता है कि जब कोई बायो कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट जो लिविंग कैटलिस्ट है, लिविंग कैटलिस्ट मतलब जो लाइफ प्रोसेसिंग कैटलिस्ट है, लिविंग कैटलिस्ट है। तो जो लिविंग कैटलिस्ट है वो दूध के कंटेंट को, यानी फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देता है। और जब उसको ब्रेक कर जाता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उससे एसिडिक नेचर आ जाता है। तो एसिडिक नेचर हो जाता है, उसी एसिडिक नेचर के कारण दूध जो होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं और पीने योग्य नहीं रहते हैं। तो अब फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है कि कैटलिस्ट जब बायो कैटलिस्ट होगा, यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कोई कैटलिस्ट से काम करेंगे तो फर्मेंटेशन कहेंगे। फर्मेंटेशन क्या है? तो इसी फर्मेंटेशन मतलब उसी कैटलिस्ट का या एंजाइम का एक्शन, जब एंजाइम ऐड करेंगे तो एंजाइम का एक्शन दूध पे उनको फैट्स, उनके प्रोटीन्स को छोटे पार्टों में तोड़ने में या फैट्स को छोटे पार्टों में तोड़ने में जब वो काम करता है वो एंजाइम, तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो एसिडिक होता है, तो इसलिए उसका टेस्ट सॉर हो जाता है। जब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दूध में तो क्या हुआ? ये केमिकल चेंज। तो अब छठवां है बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। कोक मतलब जब कोयला को इन एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो हम तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं कोक। मतलब जब किसी कोल को या कोयला को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब उसको बर्न करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं बर्निंग, उसे कहते हैं कोक। तो कोक क्या है? जब कोल को बिना ऑक्सीजन के प्रोवाइड किए जब उसको बर्न करते हैं, बिना एटमॉस्फेरिक एयर के एब्सेंस में जब उसको बर्न करते हैं तो हमें मिलता है कोक। तो कोक जो होता है, जो बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, तो जब कोक बर्न करता है तो कोक हमेशा बर्न करता है तो ऑक्सीजन की लेयर इसमें मिलती है, या फिर नया केमिकल सब्सटेंस जो आके उसमें जुड़ जाता है, या केमिकली प्रोडक्ट, एक नया केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो कोक, बर्निंग ऑफ कोक क्या है? बर्निंग ऑफ कोक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कोक को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोयले को ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करेंगे तो हमें कोक मिलेगा, और कोक को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बर्न करेंगे तो हमें कोक मिलेगा। कोक को बर्न करेंगे तो दूसरी चीज़ है, और कोयले को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कोक मिलेगा। और कोक को जब बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो कुछ नए केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। कोक में कुछ नए केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो जब नए केमिकल प्रोडक्ट्स या नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए उस कोक पे, तो बर्न करने के बाद तो हम कहते हैं केमिकल चेंज हुआ। तो ये सब बात हुई केमिकल चेंजेस की। अब इतनी देर से मैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में इसलिए बता रहा था ताकि मैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है उसे हम कवर कर पाएँ। तो केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं, केमिकल रिएक्शन सिंपल है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज। और कोई केमिकल चेंज हुआ तो उसके बीच जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे दूध में फर्मेंटेशन हुआ तो फर्मेंटेशन किस प्रोसेस से हुआ, उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कोल है, कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं मान लीजिए, तो बनता है ये CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बना वो क्या है, वो कोल को जब बर्न करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है कोल को ऑक्साइड होने में, मतलब कोल को ऑक्सीडेशन पाने में या कोल को ऑक्सीडाइज होने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। या फिर किसी भी केमिकल चेंज, जैसे जैसे दही का बनना में जो केमिकल चेंज है, दही दूध से या जोरन से जो दही का बनना है उसके बीच में जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ वो है केमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो, बेरियम सल्फेट, अगर दो केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच में जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाने में या केमिकल चेंज करने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो दो केमिकल्स रिएक्ट करेंगे तो एक नया केमिकल प्रोडक्ट बनेगा। तो एक नया केमिकल प्रोडक्ट बनेगा, केमिकल चेंज हुआ। तो जो केमिकल चेंज होते हैं तो केमिकल चेंज के में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन
सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज होने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं केमिकल चेंज। थैंक यू।